आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। हम ये स्टडी कर चुके हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हो गए तो उनके बीच में ये पॉइंट चार्ज क्या होता है इसको मैं बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, वो दोनों का नेचर सेम होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपेल फोर्स लगेगा। अगर दोनों का नेचर सेम है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपेल। ये एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे और दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट। तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इसकी स्टडी की थी कूलम्ब्स ने, और कूलम्ब्स ने कॉपी की थी न्यूटन्स के फॉर्मूले को। न्यूटन्स का क्या मानना था? न्यूटन्स का ये मानना था कि अगर हमारे पास 2 मास बॉडीज है जिसका मास m1 एंड m2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना बताया न्यूटन ने बहुत मेहनत करने के बाद? तो वो बताया था, लो जी, इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट लीजिए और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए m1 m2 और डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये न्यूटन्स का फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना, 2 5 10 मिनट में नहीं बना, ये कई साल की मेहनत है, कई पीढ़ियों की मेहनत है इसके पीछे। एक दिन में नहीं बना, एक साल में, एक 100 साल में नहीं बना, ये कई पीढ़ी गुजरने के बाद न्यूटन्स ने फॉर्मूला बनाया था। 11वीं में है ये। तो ये फॉर्मूला बताता है कि 2 मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडी, हम ये स्टडी कर चुके हैं कि मास क्या है? प्रॉपर्टी है एक मैटर की, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट करती है बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करती है। सेम इसी तरीके से हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज भी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो वो भी क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। तो कूलम्ब्स का ये सोचना था कि मास भी प्रॉपर्टी है और चार्ज भी प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना ऐसा ही फॉर्मूला बनाया जाए या इसी की कॉपी कर करके देख लिया जाए। हो सकता है कि ऐसे ही, अगर मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं तो हो सकता है कि रिजल्ट सही आ जाए। तो उन्होंने इसी की कॉपी कर दी। उन्होंने देखा कि 2 चार्जेस हैं और वो दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, ठीक। तो उन्होंने चेक करके देखा, देखता हूँ फोर्स सही निकलता है या नहीं। फॉर्मूला उन्होंने बनाया, दोनों का प्रोडक्ट किया, वहां भी क्या है? दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये लो जी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया उन्होंने। नीचे वहां पे स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड है, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे न्यूटन ने अपना कांस्टेंट ले रखा है, कूलम्ब ने यहाँ पे अपना कांस्टेंट ले लिया, इसको के बोलते हैं हम, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब उसने बनाया और बना करके रिजल्ट चेक किया लैब में जा करके कि हाँ भाई 2 चार्जेस है, उन दोनों के बीच में इतना फोर्स आ रहा है, फिर अपने फॉर्मूले से कैलकुलेशन की तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आया। तो वो बहुत खुश हुआ कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके बना दिया। तो ये कॉपी है एक तरीके से, कूलम्ब्स ने की थी कॉपी इसकी। तो ये समझ गए। अब यहाँ पर के को ज़्यादातर जो बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, के नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम लिख लेते हैं के। तो यहाँ पर के की वैल्यू, हम के को ऐसे लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये पूरा कोस्टेंट है। इस पूरे कोस्टेंट के बारे में अभी स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल कोस्टेंट है ये, हमारे लिए कोस्टेंट है ये, ठीक। इसको पीछे हटाओगे तो आप कैसे लिखोगे इस नियम को? ऐसे लिखेंगे, हाँ, ये कोस्टेंट को इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा इसका, और ये Q1 और ये Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां से इसको वर्ड्स में बना दीजिए, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट बन जाएगा कूलम्ब्स फॉर्मूले का। लेकिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। तो यहां से अब आप देख रहे हैं फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी के लिए प्रोपोर्शनल, नीचे लिखी हुई क्वांटिटी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन। ये कूलम्ब्स का, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया,
कूलम्ब्स लॉ कह दीजिए या कूलम्ब्स फॉर्मूला कह दीजिए, ये हो गया। आ गई बात समझ में। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ये जब कूलम्ब्स ने फॉर्मूला बनाया होगा, हालांकि उधर से कॉपी की, इजी हो गया ये, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कर सोचते हैं कि यहाँ पर क्यूब क्यों नहीं लगाया। ऐसा भी तो कर सकता था कूलम्ब, है ना, ऐसा भी तो कर सकता था कि इन दोनों में इन्होंने प्रोडक्ट रखा, इन दोनों में प्रोडक्ट रखा है तो वो सम भी तो कर सकता था, उन दोनों को आपस में जोड़ देता, ये दोनों को आपस में माइनस कर लेता। उन्हें प्रोडक्ट ही क्यों किया, स्क्वायर ही क्यों किया। ये सवाल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं माइंड में अक्सर स्टूडेंट्स के, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं होती, उतना पढ़ा नहीं होता अभी बच्चा, तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते जरूर है। तो ये सब जो आप तुम्हारे माइंड में या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें उसने ट्राई की होगी, क्योंकि ये 3 क्वांटिटी है, Q1, Q2 और ये R, इनमें हम लाखों रिलेशन बना सकते हैं, लाखों तो नहीं बनेंगे, कुछ ही रिलेशन बनेंगे। तो इनमें रिलेशन कैसे कैसे बन सकते हैं भाई, रिलेशन ऐसा भी हो सकता है Q1 प्लस Q2 और प्लस R, सबको ऐड कर दो। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है Q1 Q2 और अपॉन R, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है R अपॉन Q1 Q2। अब ये तो सब कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन आंसर जो आया एक ही रिजल्ट से आया, एक ही रिलेशन से आया, प्रोडक्ट किया, स्क्वायर किया डिस्टेंस का, उन दोनों को आपस में डिनोमिनेटर पे रखा, तब आया है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये ऐसा अगर सोचते हो तो अब सोचना बंद कर दीजिए, ये बहुत मेहनत से बना चुके हैं फॉर्मूला। अब तुम वापस से फिर दोबारा से मेहनत करोगे, नहीं इनको मैं तो प्लस करके देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ, तो क्यों करोगे तुम मेहनत। पीछे जब कूलम्ब्स ने बना दिया, वो बना करके दे दिया, अब तुम वही काम करने लगे हो जो पुराना आदमी कर चुका है, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इससे बेहतर है कि उससे आगे की स्टडी की जाए। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। नमस्ते, आ जाओ। अब क्या बता रहा था मैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आगे की सोची जाए कि हमें आगे के बारे में स्टडी करनी हाँ आगे के बारे में स्टडी करनी चाहिए कि, तो फोर्स के बारे में तो हमें जनरली पता चल चुका है। अब हम आते हैं इस पर, ये एप्सिलॉन जो नाम सुन रहे हो तुम, ये क्या है एप्सिलॉन, है ना, ठीक है, के कांस्टेंट है और इसको डिफाइन किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, ये समझ गए, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें इसकी स्टडी करनी है कि ये क्या चीज़ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है। तो इसमें 1 को तो हम जानते ही है क्या है, 4 को भी पता है, पाई भी पता है, ये क्या है इसका पता करना हमें, एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन एक लेटर है, जैसे आप ABCD में लेटर पढ़ते ABCD EXYZ जो भी पढ़ते, ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज की ABCD है, जैसे अल्फा बीटा गामा, है ना, इसमें जैसे पढ़ते ना ABCD, तो इसमें अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, ये एक लेटर है। उस वक्त के साइंटिस्टों को हो सकता है कि ABCD के लेटर कम पढ़ रहे हो, तो उन्होंने दूसरी लैंग्वेज के लेटर भी शामिल कर लिए, ग्रीक लैंग्वेज के, लैटिन लैंग्वेज के, अल्फा बीटा गामा, ये कर लिया। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन, अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि एप्सिलॉन आखिर होता क्या है। इसको फिलहाल एप्सिलॉन नॉट को तो हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी ना हो, जैसे ये आपके पास एक रूम है, इस रूम में क्या है अभी, एयर, आप एयर में बैठे हो, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये जो मीडियम है, ये मीडियम एयर है, यहाँ पर मीडियम, इसमें से हवा निकाल दो, सब बाहर भगा दो, कुछ नहीं है इसमें, फिर क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि जहाँ कुछ भी ना हो, और जहाँ कुछ भी ना हो उसके लिए वर्ड हम यूज कर लेते हैं वैक्यूम, या फिर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस हम ऊपर बोलते हैं, जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, तो वहाँ हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ है क्या। तो जब वहाँ समझ नहीं आती है क्या, तो हम कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं। तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी मैं लिख देता हूँ यहाँ,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, कूलाम कांस्टेंट है। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अब इसके पीछे यूनिट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की यूनिट लिखो, क्योंकि यूनिट लिखने के लिए आएगा कि बताइए जो कूलाम कांस्टेंट आपने लिखा है, इस कूलाम कांस्टेंट को कैसे लिखते हो आप, इसका यूनिट भी तो लिखो पीछे। तो यूनिट देखो कैसे लिखोगे, इसे यहीं रहने दो, बाकी सब क्वांटिटी इधर ले आओ, ये डिनोमिनेटर में है, ये किस में आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और ये मल्टीप्लाई में आ रहा है डिस्टेंस, इस पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कहाँ जाएंगे, ये नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो इसकी यूनिट नीचे लिखी जाएगी, चार्ज की यूनिट, Q1 की यूनिट क्या है कूलाम, दूसरे वाले की भी कूलाम, क्योंकि दोनों चार्जेस है, तो ये कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बना दोगे ना आप, आसान है यूनिट बनाना, है ना, यूनिट बन जाएगी। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए कूलाम कांस्टेंट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी यूनिट क्या है, तो सिंपल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। नहीं आई बात समझ में ये सब? ओ देख इधर देख, इधर समझ, F इज इक्वल टू आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं K लिख रहा हूँ, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं हम, K की, तो K के इक्वल करो यहाँ से सबसे, F R स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा Q1 Q2, किसके इक्वल बचा K, तो जो यूनिट इसकी बनेगी वही तो यूनिट K की कहलाएगी। अब हम यूनिट लिख रहे हैं, ये लो जी यूनिट ऑफ कूलाम कांस्टेंट, क्या यूनिट है इसके न्यूटन, n लिख दिया यहाँ पे, n फॉर न्यूटन। आगे क्या है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, नीचे कौन है चार्ज, चार्ज का यूनिट अभी बताया था कल कूलाम, दूसरे वाले भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। अब भी नहीं आई बात समझ में, आ गई? तो इसका यूनिट लिखने के लिए आ जाता है कि कूलाम कांस्टेंट का यूनिट लिखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, सेलेक्ट कीजिए, और इसकी वैल्यू तो तुम्हारे याद हो ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 9 × 10⁹ है। अब हम बात कर रहे थे इसकी एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी होती क्या है, इसको हमें स्टडी करनी है ना, परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग परमिटिविटी। हाँ इसकी वैल्यू और लिख देता हूँ मैं, परमिटिविटी की वैल्यू होती है इसकी एप्सिलॉन इज इक्वल टू, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ, इट्स वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की बच्चों 8.85 × 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। पीछे यूनिट लिखना रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यही बताता है कि बिना यूनिट और बिना नंबर के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर कब बनती है, जब नंबर भी हो उसके पीछे यूनिट भी हो। तो यहाँ यूनिट लिखो, अब यूनिट यहाँ से ही बना दो, इस एप्सिलॉन को उठाओ और यहाँ ले आओ, अरे बल को यहाँ ले आओ, फोर्स को इधर ले जाओ, तो ये एप्सिलॉन इधर आ गया और फोर्स इधर आ गया है। अब इसकी यूनिट लिख दो इतने की, क्योंकि ये तो नंबर है, नंबर तो छोड़ दिए जाते हैं जब यूनिट लिखते हैं। ऊपर वाले का क्या है कूलाम स्क्वायर, नीचे क्या है न्यूटन, और ये बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, जो यूनिट आपने कूलाम कांस्टेंट की बताई थी ना उसका उल्टा कर देना है, उल्टा ही तो किया। तो एप्सिलॉन की यूनिट कूलाम कांस्टेंट का यूनिट का रिवर्स कर दीजिए,
या ऐसे समझ में आ गया होगा तो बेहतर है। आ गया? तो इट्स वैल्यू याद रहेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि आखिर परमिटिविटी हमको क्या सेंस कराती है, आखिर है क्या परमिटिविटी। सिर्फ वर्ड को बोलने से या वर्ड को याद रखने से नहीं होने वाला कुछ, इसको समझते हैं कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी देखो, परमिटिविटी एक्चुअल में है क्या। परमिटिविटी को ये तो आप तुम पहचान चुके, किससे लिखते हैं हम, एप्सिलॉन से। परमिटिविटी एक करैक्टर होता है मीडियम का। किसका? मीडियम का। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, और फ्री स्पेस हो सकता है, केरोसिन का ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो मीडियम। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। मान लीजिए ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन्स, इन दोनों के बीच में 80 न्यूटन्स फोर्स लग रहा है एयर में जब रखे है ये। और जब मैंने इन्हीं दो चार्जेस को ले जा करके वाटर में रख दिया तो वाटर के बीच में भी फोर्स लगता है। तो वाटर के बीच में मैंने देखा इसमें 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और जैसे ही वाटर से बाहर निकालता हूं तो 80 न्यूटन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, और वाटर में लेकर के जाता हूं तो ऐसा वाटर में क्या है, तो वाटर में क्या है, तो वाटर में हमने कहा कि एक कैरेक्टर है, वो वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या हुई, परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्या करता है वो फोर्स को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, दबा देता है। ठीक है, ये दो बॉडीज चार्जेस बॉडीज है, ये दोनों चाहे तो इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है, चाहे तो ये 100 न्यूटन फोर्स लग सकता है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि दो चार्जेस बॉडीज थी, वाटर में कितना फोर्स लग रहा था, 80 न्यूटन है, उनको बाहर निकाला, सॉरी वाटर में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा था, जैसे ही बाहर निकाला कितना फोर्स लगने लगा, 80 न्यूटन, तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया है। तो ऐसे ही अगर ये दो बॉडी चाहे तो 100 न्यूटन फोर्स लगा सकती है, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा किया कि ये दो बॉडीज कभी भी एक दूसरे पे आपस में ज़्यादा अमाउंट में फोर्स नहीं लगाएगी, लार्ज अमाउंट में फोर्स नहीं लगा सकती। कैसे नहीं लगा सकती? ऐसे नहीं लगा सकती, इन दोनों चार्जेस के बीच में नेचर ने एक मीडियम भर दिया बीच में, मीडियम जिसको हम एयर बोलते हैं, और एयर के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि ये इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाना चाहता है, लेकिन एयर कहती है लगाने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं लगाने दूंगी। तो ऐसा एयर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है और वो नेचर ने उसके अंदर डाल करके रखी है, जो कि सही भी है हमारे लिए। अगर एयर ना हो और ज़्यादा फोर्स लगने लग जाए तो फिर बहुत डिफिकल्टीज आने लग जाएगी, फिर वही बात आ गई है नहीं, हाँ, तो फिर चिपकने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है परमिटिविटी। आ गई बात समझ में? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक करेक्टर होता है, और हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी अलग होती है। वाटर की अलग होती है, केरोसिन ऑयल की अलग होती है, डायमंड की अलग है, ग्रेफाइट की अलग है। कितनी प्रॉपर्टी है ये हमने नाप भी ली, चेक कर ली, सबकी चेक कर ली कि एयर कितना फोर्स कम करती है ना, वाटर कितना फोर्स कम करता है, सबकी प्रॉपर्टीज को हमने नाप लिया, नाप करके एक लिस्ट बना दी, टैबुलेट कर दिया उसे। ठीक, तो ये परमिटिविटी। अब परमिटिविटी को किससे लिखते हैं हम? एप्सिलॉन से। ये परमिटिविटी किसी की भी हो सकती है, अगर ये डायमंड की है तो यहाँ डायमंड लिख देंगे, अगर ये परमिटिविटी, हाँ, ये परमिटिविटी अगर वाटर की है तो यहाँ वाटर लिख देंगे। ठीक है, ये परमिटिविटी अगर एयर की है तो यहाँ पर एयर लिख देंगे। ठीक, और ये परमिटिविटी अगर फ्री स्पेस की है, वैक्यूम की है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, 0 फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। समझ गए? ये परमिटिविटी होती है। और इसकी वैल्यू, इसकी तो वैल्यू बता दी मैंने आपको। क्या ये इसमें है, इसमें
मैं नोट दूंगा, मैं आज भी गया नहीं, मैं गया नहीं आज। कोई बात न्यू टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि दो चार्जेस बॉडीज को अगर हम वाटर में रख देते हैं तो वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए वो 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया और कैरोसिन ऑयल में रखेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा और 20 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन 20 टाइम्स डिक्रीज हुआ किससे हुआ? 20 टाइम किससे हुआ? अब जैसे मैं कह रहा हूँ भाई एक रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है, किससे चलती है? तो हमें ज़रूरत है कंपेयर करने की, हम किसी ना किसी से कंपेयर करना चाहते हैं कि दो चार्जेस बॉडीज़ है, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे कैरोसिन में लेकर के गए तो फोर्स 20 टाइम्स डिक्रीज हो चुका है। किसके रेस्पेक्ट में कही आपने ये बात? तो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको पकड़ करके हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो फ्री स्पेस है वो हर जगह मौजूद है या फिर एयर, तो हमने इसी कोई ओरिजिन मान लिया, स्पेसिफिक इसे ही बना लिया कि हम कंपेयर इसी से ही करेंगे। तो जब हम कंपेयर की बात करेंगे कि भाई दो चार्जेस बॉडीज के बीच में एयर में फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन्स, जैसे कैरोसिन में लेकर के गए तो वहाँ पर 1 न्यूटन्स फोर्स लगने लगा। ठीक है, तो ये आपने कंपेयर कर दी, किससे कंपेयर कर दी? फ्री स्पेस की परमिटिविटी और कैरोसिन की परमिटिविटी, इन दोनों में आपस में कंपेयर करके बता दिया। या फिर इसको आप ऐसे समझिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब एक नंबर से होता है कि वो एक नंबर होगा, मीडियम का एक नंबर होगा, वो उसको डिक्रीज कर देगा, किसको? फोर्स को। तो वो नंबर हर एक मीडियम का अलग अलग है, उस नंबर को मैं अभी लिखता हूँ। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया कि जब हम रिलेट करेंगे परमिटिविटी के करैक्टर को, रिलेट करेंगे परमिटिविटी के करैक्टर को, क्या करेंगे? रिलेट। किससे रिलेट करना है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस टू द मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ। हाँ, इसको हम लिखते हैं इससे, एप्सिलॉन आर से। आर फॉर रिलेट, आर फॉर रिलेट, एप्सिलॉन रिलेट, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन फ्री स्पेस का। तो रेशो ही तो हुआ है, मीडियम की परमिटिविटी है ऊपर, नीचे किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की। तो ये रेशो ही तो हुआ, इसे वर्ड में पेश कर दो, ये मिलेगा आपको। ठीक, और ये जो एप्सिलॉन आर लिखा है ना, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हो आप। अभी चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको डिनोटेड किया करेंगे के से, कैपिटल के से। तो ये हम इसको के से भी लिख सकते हैं, कैपिटल के। तो के फॉर क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक नंबर है, मीडियम का नंबर है। वो नंबर अभी लिखता हूं मैं कि कौन मीडियम कितना कम कर देता है फोर्स को। ये समझ आ गया? तो यहाँ से अब आप यहाँ से देखो, एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालना। एप्सिलॉन एम कितना बनेगा? एप्सिलॉन एम यहाँ से बनेगा के एप्सिलॉन, के एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा। ठीक है, नाउ कूलम्ब्स लॉ कैन बी रिटन एज, कूलम्ब्स लॉ को अब आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ था ना, ये किसके लिए था? जब दो चार्ज आपस में कहाँ रखे थे? वो फ्री स्पेस में रखे थे। अगर वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट कोई ना आएगा, फिर एप्सिलॉन एम आएगा, क्योंकि वो मीडियम में रखे हैं, अभी फ्री स्पेस में रखे हैं। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट।
अभी वो चार्जेस मीडियम में रखे हैं, कौन सा मीडियम है नहीं मालूम, मीडियम है पर, तो फिर क्या आएगा एप्सिलॉन का एम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन, के इंटू एप्सिलॉन। तो ये लिखा जा सकता है अब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू में Q1 और ये Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ। इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं, क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इसको, Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो K है, इस K को बिल्कुल अलग लिख देता हूँ मैं, इस K को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, या यहीं रहने दो इसे आप, ठीक है, इसे यहीं रहने दो, इसे कहीं मत ले जाओ आप, यहीं रहने दो, यहीं से समझ लो इसे। तो के क्या है, कांस्टेंट, मीडियम का कांस्टेंट, हर एक मीडियम का कांस्टेंट अलग रहता है, मैं उसी को लिखता हूँ अब। अंबर का नंबर होता है 2.8। तो देखो मैंने ये सब नंबर लिख दिए हैं, सब मटेरियल के ये कांस्टेंट नंबर ये होते हैं, क्योंकि हमारे कूलम्ब्स फॉर्मूले में के कहाँ पे आया है, नीचे, और नीचे आने का मतलब वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने का मतलब नंबर छोटा होगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स बताइए छोटा होगा या बढ़ेगा, छोटा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा, सिंपल ये तो। और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है 1, एक से बड़ी होती है, कभी भी छोटी नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना, नोट कर करके कहीं, ये नोट्स में ही लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, के इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1, ऑलवेज के इज ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। और ये मटेरियल के लिए जो होती है, एक के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है मटेरियल के लिए, गोल्ड सिल्वर लाइट वगैरह वगैरह। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इन दोनों चार्जेस बॉडीज को कहाँ पर रख दिए हैं, अंबर में, बीच में अंबर भर दिया, दो चार्जेस बॉडीज है, बीच में अंबर भर दिया, तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 2.8, क्योंकि के की वैल्यू आप 2.8 सेलेक्ट करोगे, 2.8 सेलेक्ट करोगे तो 2.8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए पहले फोर्स लग रहा था, दो चार्जेस थे मेरे पास, और वो फ्री स्पेस में रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे, और उनके बीच में फोर्स लग रहा था 80 न्यूटन्स, कितना, 80 न्यूटन्स। अब मैंने क्या किया, मैंने उनके बीच में वाटर भर दिया, क्या भर दिया, वाटर। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था, F इजिकल टू, यहाँ पर लग रहा था 80 न्यूटन्स, ठीक है। अब उनके बीच में वाटर आ गया, वाटर आने का मतलब के से डिवाइड करना पड़ेगा, वाटर का नंबर कितना है, वाटर का नंबर है 80, तो 80 के कहाँ है, नीचे, तो जो मीडियम में फोर्स लग रहा था, फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा था, उसको डिवाइड करना है किससे, 80 से, यानी कि के से, के की वैल्यू कितनी वाटर के लिए 80, तो कितना फोर्स लग जाएगा अब यहाँ पर, F इजिकल टू 1 न्यूटन। तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो गया, 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो जितना नंबर होगा उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अभी अगर मैं दोबारा से फिर बात करूं कि दो चार्जेस बॉडीज है, उन दोनों चार्जेस बॉडीज के बीच में कुछ फोर्स है, अगर मैं उन दोनों चार्जेस बॉडीज को वैक्स भर देता हूं उनके बीच में, मोम, तो उन दोनों के बीच में वैक्स भर दिया जाता है, तो क्या कितना फोर्स लगेगा, 2 न्यूटन्स, 2 न्यूटन्स डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया अब, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एयर का के कितना होता है, 1.00000536, और वैक्यूम का कितना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस बॉडीज वैक्यूम में रखी है और फिर उनको एयर में रख दी है, तो फोर्स पे कितना फर्क पड़ेगा, मामूली सा, जरा सा, बहुत जरा सा फर्क पड़ेगा। देखो अप्रोक्सीमेट वन ही तो है, ये भी वन है,
तो आगे हम अपनी थ्योरी में जब हम थ्योरी लिखेंगे ना, गॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ये बढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर हम ये लेट अज्यूम किया करेंगे, सपोज दैट टू चार्जेस बॉडी आर प्लेस इन वैक्यूम, आर प्लेस इन एयर। बहुत सा राइटर एयर वर्ड यूज कर देता है, बहुत सा राइटर वैक्यूम वर्ड यूज कर देता है। तो एयर और वैक्यूम, अगर मैं वर्ड यूज कर दूँ, सपोज दैट वाटर, दो चार्जेस बॉडी वाटर में रखी है, तो वाटर में तो बहुत कम फोर्स लगता है, तो हम चार्जेस बॉडीज को वहां रखेंगे जहां पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, और मैक्सिमम फोर्स लगता है हमेशा वैक्यूम में ही। मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में ही लग सकता है, क्योंकि के की वैल्यू एक से तो छोटी होती नहीं, के की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो एक पे जाकर एंड है, तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लग सकता है, सिर्फ वैक्यूम में लग सकता है, और कहीं नहीं लगेगा। तो इसलिए हम वैक्यूम वर्ड यूज करेंगे, और एयर भी कर लेंगे, क्योंकि एयर में जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स वैक्यूम में होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होगा। तो जहाँ पर अगर हम ये आगे चल कर के हम यही एज्यूम करेंगे, लेट टू बॉडी आर प्लेस इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम ना यूज कर करके आप ये भी बोल देंगे ना एयर, तो भी चलेगा, ठीक है। आपको ये वर्ड यूज नहीं करने कि प्लास्टिक में रखी है, ग्लास में रखी है, ग्रेफाइट में रखी है, ऐसे नहीं करना, ये रखना। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगता है, वैक्यूम में। क्यों लगता है, क्योंकि उस मिनिमम वैल्यू उसी की है, तो के की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी फोर्स उतना ही मैक्सिमम। हाँ, ये समझ आ गया। सबसे ज़्यादा ये है इसमें वाटर है, वाटर में सबसे कम फोर्स लगेगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ठीक, बाकी ये तो हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ बिल्कुल कंप्लीट, बाकी अब इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का रोल होता है। दो चार्जेस बॉडी आपस में मिलकर के एक फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन भी, तो हमें अभी ज़रूरत है इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की, किस में, डायरेक्शन में, यानी कि इसमें डायरेक्शन और इन्वॉल्व करनी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ होगा, यानी कि उसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर दो चार्जेस बॉडीज है, ये दो चार्जेस बॉडीज है, एक सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्जेस ये है, ये इस पर फोर्स लगाता है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाता है। वो जो फोर्स पाया जाएगा, वो जो फोर्स मिलेगा आपको, वो इसी लाइन में मिलेगा, वो ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरफ लगा दिया इस तरफ धकेल दिया ना। ये जो लाइनिंग जॉइनिंग है, इसको बोलेंगे आप लाइनिंग जॉइनिंग, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, क्या बोलेंगे इसे, लाइन जॉइनिंग। ये फोर्स इसी लाइन में मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। इसने फोर्स जनरेट किया, तो वो फोर्स जो पाया जाएगा वो इसी लाइन पे ही होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ नहीं होगा। कभी आप नीचे बना दो फोर्स, ये लग रहा फोर्स, तो फोर्स एक्ट ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग, जो लाइनिंग जॉइनिंग होगी उसी के अनुदिश वो फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा, देखो एक लास्ट में एक लाइन लिखी होगी, लास्ट में पढ़ो, एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग, एक्ट अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग।